हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या कहती है ये थ्योरम, देखिए। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और इसका आधा होता है। तो देखिए, पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमें। ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी और फिर कहा है इसमें कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला। तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब हम ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये इसका मध्य बिंदु और इस पे मान लिया कि ये इसका मध्य बिंदु है। इसको नाम दे दिया डी और इसको नाम दे दिया ई। और अब इसको मिला लेंगे हम, है ना। मिलाने वाला जो रेखाखंड है कौन सा, डी ई, वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो तीसरी भुजा कौन सी है, बीसी, है ना। एबीसी त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी और इसके समांतर होता है, ये हमें प्रूव करना है ना। और इसका आधा होता है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या पता है कि एबीसी त्रिभुज है और एबी भुजा का मध्य बिंदु डी है और एसी भुजा का मध्य बिंदु ई है और डीई रेखाखंड जो है वो समांतर प्रूव करना है और इसका आधा होता है, इसलिए हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है पहले तो, कि डी व ई कौन कौन सी भुजा का, भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें पता है। देखो, अगर ये मध्य बिंदु है ना तो एडी की लंबाई, ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी, है ना। एडी बराबर होगी किसके, बीडी के, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, अर्थात करके लिख लो कि एडी बराबर हो जाएगी किसके, बीडी के। और इसी तरह इसमें ए ई जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, इसी के, यही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि हमें समांतर प्रूव करना है। तो टू प्रूव, या फिर लिख लो सिद्ध करना है कि डी ई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। और दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है कि डी ई जो है वो हाफ है, मतलब आधी है किसकी, बीसी की। तो हाफ ऑफ बीसी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। तो देखिए, डीई की लंबाई के बराबर मैं यहाँ पर एक इस डीई को आगे बढ़ाता हूँ, मतलब एफ तक मैंने इसको आगे बढ़ाया, है ना। यहाँ पे एफ बिंदु मान लो और फिर मैंने इस एफ को सी से मिला दिया, है ना। तो अब देखो, ये डी एफ बी सी बी मतलब डी बी सी एफ, ये जो एक समांतर चतुर्भुज के जैसा दिख रहा होगा आपको, मतलब ये एक चतुर्भुज बन गया। हमें ये नहीं पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन अगर हमने इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दिया तो फिर हम थोड़ा कुछ कह सकते हैं कि सिद्ध करने में हमें हेल्प मिल जाएगी। पहले हम लिख लेते हैं कि रचना हमने क्या की। लिख लो कि ई को इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि, देखो किस प्रकार बढ़ाया कि डी ई जो है वो किसके बराबर हो गई, डी ई बराबर है ई एफ के। हमने सेम लंबाई का लिया है इसको और फिर हमने क्या किया, एवं एफ को सी से मिलाया, यही चीज की है हमने। अब देखिए, इसमें आगे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ सबसे पहले क्या करेंगे, कोई दो ट्रायंगल लेंगे, जैसे कि देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके हम इसको सर्वांग सम प्रूव कर ले, तो क्या हम इसकी भुजाओं को बराबर कर सकते हैं ना। तो देखो करते हैं इसको। ट्रायंगल कौन कौन से, ये त्रिभुज ले लो ऊपर वाला और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज। तो ए डी ई और एक ट्रायंगल कौन सा है, ई एफ सी। ट्रायंगल ए डी ई व ट्रायंगल ई एफ सी, ये दोनों हो जाएंगे। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो कि ये ए ई बराबर है किसके, ई सी के, है ना। ये देखो गिवन है हमको कि अगर ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो लिख लो इसको सबसे पहले कि ए ई बराबर हो जाएगी किसके, ई सी के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई ए सी का मिड पॉइंट है, ऐसा लिख लिया मैंने। अब देखिए, इसमें और क्या हो सकता है कि ये लेंथ और ये लेंथ भी तो बराबर है ना। इसको हमने ऐसा ही लिया है तो इसको भी हम बराबर कर सकते हैं।
तो लिख लो कि डी ई जो है वो बराबर है किसके, ई एफ के। ये हमने कहाँ से लिखा, रचना से। अब देखिए कि ये दोनों जो ट्रायंगल है इनके बीच में देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे होंगे आपको। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इसको मैंने नाम दे दिया 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों जो एंगल है वो शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो यहां से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिए। कौन कौन से, किस नियम से किए, एस ए एस। देखो ये वाली भुजा और ये भुजा ली और इनके बीच का कोण है, तो एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सर्वांग सम हो जाएंगे। ए डी ई सर्वांग सम हो जाएगा किसके, ई एफ सी के। ये चीज हमने प्रूव कर ली। अब देखो अगर ये प्रूव हो गया तो ये एडी जो है, ये तीसरी भुजा, ये इस भुजा के बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि ये सर्वांग सम है इसलिए एडी बराबर हो जाएगी सी एफ के। और ये हमने कहाँ से लिखा, सीपीसीटी से। ओके, अब देखो क्वेश्चन में हमें एडी तो किसके बराबर पता है, बीडी के बराबर पता है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना। ये देखो ये लिखा है हमने, एडी बराबर है किसके, बीडी के। तो यहाँ से मैं लिख लूंगा कि एडी तो पता है हमें कि ये बीडी के बराबर है, और इससे हमें पता है कि एडी सी एफ के बराबर है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सी एफ जो है वो बीडी के बराबर है। सी एफ किसके बराबर हो जाएगी, बीडी के, है ना, ये चीज हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्यों दिया इसको इक्वेशन 1, क्योंकि देखो सी एफ को हमने इसके बराबर प्रूव कर लिया, है ना। तो अगर हमने इसको बराबर प्रूव कर लिया और अगर समांतर भी प्रूव कर ले, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज हम प्रूव कर रहे हैं और हमने इसकी आमने सामने की भुजाओं को बराबर प्रूव कर लिया, अगर हमने इसको समांतर भी प्रूव कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में यदि हमने भुजा के एक युग्म को बराबर और अगर समांतर प्रूव कर दिया तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है, क्योंकि दूसरी जो भुजा का युग्म है ना वो अपने आप ही समांतर हो जाएगा अगर एक भुजा का युग्म बराबर और समांतर है तो। अब देखो इसमें एक और चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि एंगल ए जो है, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो एंगल ए जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ई सी एफ के। ई सी एफ के क्यों हो जाएगा, अरे क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या प्रूव किया, सर्वांग सम प्रूव कर दिया। तो आपको पता है ना कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग तो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि और एंगल ए जो है वो बराबर है किसके, एंगल ई, कौन सा है, ई सी एफ, इसके बराबर हो जाएगा। और ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है, हमें पता है ये चीज, ठीक है। हमने इसको बराबर क्यों लिखा, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को सर्वांग सम प्रूव किया इसलिए हमने लिखा। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, सीपीसीटी से हमने लिखा है ना, और साइड में सीपीसीटी एंड एकांतर कोण ऐसा लिख लो। हमें पता है ना कि ये दोनों एकांतर कोण भी है, दिख रहा है हमें। क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर कोई दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई ट्रांसवर्सल रेखा है, तो अगर कोई दो समांतर रेखा होती है और उनके बीच में एक तिर्यक रेखा होती है तभी वो कोण बराबर होते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर पहले ही हमको पता है कि ये दोनों बराबर है, मतलब ये रेखा है 100% कैसी होगी, समांतर होगी तभी बराबर है ना। और बराबर हमने कहाँ से कहा, सीपीसीटी से। और तब हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, ए बी समांतर होगी इस रेखा सी एफ के, ऐसा हम कह सकते हैं, सी एफ के समांतर होगी। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये डी बी, पूरी ए बी ना लेके हम डी बी को सिर्फ इतना ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी रेखा इसके समांतर है तो इसकी आधी ये इतनी तो समांतर हो ही जाएगी, है ना। ये भी है तो पूरी एक ही रेखा है, तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डी बी समांतर है किसके, सी एफ के, सी एफ के। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरण से क्या पता चल रहा है आपको कि सी एफ जो है वो बराबर है बी डी के, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दोनों भुजाएं समांतर भी है। तो अगर किसी चतुर्भुज की एक भुजा का युग्म अगर
सम्मुख भुजा का, है ना, आमने सामने की भुजा का एक युग्म अगर बराबर आ जाए और समांतर आ जाए तो 100% वो जो चतुर्भुज है वो कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो डी बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए इसके प्रूव होने से हमें क्या मिला, अगर ये समांतर चतुर्भुज प्रूव हो गया तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, देखो डी एफ जो है वो समांतर होगा बीसी के, है ना, डी एफ ये पूरी भी इसके समांतर हो जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो ये हमने लिख लिया। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डी एफ पूरी अगर इसके समांतर है तो डी ई किसके, बीसी के समांतर हो जाएगी, डी ई समांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। ये एक चीज़ हमने प्रूव कर ली और यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। और फिर हमने एक और चीज़ हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर ये समांतर है तो बराबर भी हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर होती है और बराबर भी होती है। तो डी एफ को हम बीसी के बराबर लिख सकते हैं। और ऐसा हमने लिखा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ डी एफ बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ बीसी के, है ना। मैंने दोनों तरफ क्या किया, हाफ का गुणा किया है ना, यही तो किया है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखो कि हाफ ऑफ डी एफ जो है, हाफ ऑफ डी एफ मतलब ये पूरी डी एफ और इसका आधा डी ई लिख सकता हूँ ना, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसके बराबर मैंने लिख लिया डी ई बराबर लिख देंगे हाफ ऑफ बीसी के, हाफ ऑफ बीसी इसके बराबर में है ही है। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, इसको इक्वेशन नाम दे दो 4। तो इक्वेशन 3 एंड 4 ये दोनों चीज़ें ही हमें प्रूव करनी है। तो कह सकते हैं कि 3 व 4 से सीधा हम लिख सकते हैं कि डी ई है किसके समांतर, बीसी के, और डी ई जो है वो हाफ ऑफ बीसी है। और यही हमें प्रूव करना है। यही क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके कई सारे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में भी आते हैं। इसका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो कोई त्रिभुज है, ये मैंने कोई त्रिभुज ले लिया ए बी सी। तो इसमें कहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मतलब हमें सिर्फ ए बी का मध्य बिंदु लेना है, तो मैंने ले लिया डी, है ना, और मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो दूसरी भुजा बी सी ले ली और इसके समांतर रेखा खींच रहा हूं मैं। और अगर मैंने इसके समांतर रेखा खींची तो वो ए सी पर कहीं ना कहीं पे काटेगी, है ना, यही होगा। तो ए सी पर जहां पर काटेगी समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसमें कहा है कि AC को ये क्या करती है, समान दो भागों में बांटती है। कि अगर हमें इतना पता चल जाए कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा का मध्य बिंदु D अगर दूसरी भुजा BC के समांतर खींचा जाए तो तीसरी भुजा पर वो जहां पर काटेगा वो उसका तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होगा। मतलब AC को समान दो भागों में बांटेगा, मतलब AE ये बराबर हो जाएगी किसके, EC के। ये चीज हम कह सकते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है ना। और भी अगर कुछ पुरानी बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो समांतर चतुर्भुज अगर है तो उसमें सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, ये आपको पता है। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर किसी समांतर चतुर्भुज में ये कोई ABCD है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये चीज आपको पता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और दूसरी चीज वो समांतर भी होती है, ठीक है, ये चीज। और अगर कोई चतुर्भुज हमको दे रखा है, ऐसे रैंडमली हमको कोई चतुर्भुज दिया और पूछ रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं, ये पता करो, तो हम क्या चेक करेंगे, अगर उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है ना। सम्मुख भुजाएं बराबर होगी तो भी हम कह सकते हैं। विकर्ण अगर परस्पर समद्विभाजित करते, देखो समांतर चतुर्भुज की एक थर्ड प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी, थर्ड नहीं थी वो, शायद 6-7 कुछ थी, कि इसके विकर्ण जो होते हैं ना वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ये भी हो रहा है ना तो उसको हम कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। और एक लास्ट बात और क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात,
कि अगर समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, मतलब देखो ए बी सी डी ये कोई समांतर चतुर्भुज है और इसका एक युग्म ले लिया मैंने, जैसे सी डी जो है सी डी को बराबर कर दिया किसके, ए बी के, और ऐसा आ जाए कि सी डी जो है वो समांतर है ए बी के, ये चीज़ भी हमें मिल जाती है। दूसरी भुजा के बारे में हमें नहीं पता है, पर अगर एक भुजा भी अगर समांतर आ जाए और बराबर आ जाए तो ये 100% कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब देखिए कि आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत जो होता है वो भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज तो है ही। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो आयत में भी करते हैं, इसी तरह सम चतुर्भुज में भी करते हैं और वर्ग में भी करते हैं, क्योंकि ये तीनों समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार हैं, है ना। और फिर देखिए कि आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं ना परस्पर समद्विभाजित करने के साथ साथ बराबर भी होते हैं, और इसी तरह वर्ग में भी बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही बात है बस, बाकी और ये कुछ बेसिक मैंने आपको बताया क्वेश्चन करने से पहले। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति, इसमें देखिए कि ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसके अंदर S, R, P और Q इन भुजाओं के मध्य बिंदु दिख रहे होंगे आपको। अब उसका एक विकर्ण AC है ना, AC जो बनाया हुआ है यहाँ पर डॉटेड लाइन के साथ, ये इसका एक विकर्ण है ABCD चतुर्भुज का। तो हमें प्रूव क्या करना है कि SR जो है वो समांतर है AC के और SR हाफ ऑफ AC है। तो SR को समांतर प्रूव करना है AC के और ये इसका आधा है, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ेगी, और आपको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमें एक ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा, तो इस ट्राइंगल में लगेगी मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। ये ट्राइंगल देखो कौन सा है, ये ट्राइंगल DAC, इस ट्राइंगल में लगाएंगे। फर्स्ट हम कर रहे हैं इसका, तो ट्राइंगल DAC में अब देखो इस ट्राइंगल में हमें सीधा ही पता है कि S और R क्या है, इसके मध्य बिंदु है। तो लिख लो S व R मध्य बिंदु है इन भुजाओं के। तो हमें सीधा ही पता है कि अगर यहाँ पे मध्य बिंदु थ्योरम हम लगाए तो सीधा कह सकते हैं कि SR इसके AC की क्या है, पैरेलल है। देखो SR समांतर है किसके, AC के, एंड SR हाफ ऑफ AC हो जाएगा। बस आपको इसमें लिखना ही है सीधा, क्योंकि हमें सीधा ही पता है ना, एक ट्राइंगल में हम सीधा मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं अगर ये मध्य बिंदु है तो हमने सीधा ही लिख लिया। यहाँ पे लिख लो कोष्टक में कि मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से, ये चीज हमने लिखी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो प्रूव हो गया, है ना, बहुत सिंपल था। अब देखो सेकंड में क्या करना है, PQ बराबर करनी है SR के। तो PQ बराबर है किसके, SR के, ये हमें प्रूव करना है, इसके बराबर है। तो PQ कौन से ट्राइंगल में आ रही, इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को लेंगे हम। इसका सेकंड पार्ट है कि ट्राइंगल, है ना, इस ट्राइंगल में आप देखिए कि यहाँ पर भी P और Q तो क्या है, मध्य बिंदु है, और अगर हमें पता है कि ये मध्य बिंदु है तो PQ जो है वो इसके समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि PQ, या फिर ऐसा लिख लो यहाँ पे कि पहले P व Q मध्य बिंदु है। तब हम मध्य बिंदु प्रमेय से क्या कह सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से हम सीधा ही क्या कह सकते हैं कि PQ समांतर है किसके, AC के, है ना। और दूसरी चीज PQ हाफ ऑफ AC है, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा। ये जो है इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। यहाँ से हमें क्या पता पड़ रहा है कि हाफ ऑफ AC बराबर है किसके, SR के, और यहाँ पे हाफ ऑफ AC PQ के बराबर है। तो इस समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं ना कि SR बराबर हो जाएगा PQ के, है ना, या PQ बराबर हो जाएगा SR के, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना है सेकेंड पार्ट के अंदर, देखिए, है ना। तो ये प्रूव हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड को भी इधर ही कर लेते हैं, या फिर चलो इधर करते हैं। थर्ड के अंदर हमें क्या करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो PQRS कौन सा, ये बीच वाला, इसको हमें समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। तो अगर हमने इसकी एक भुजा का युग्म, आमने सामने की एक भुजा का युग्म अगर समांतर और बराबर प्रूव कर लिया
तो हम कह सकते हैं ना कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो पी क्यू बराबर है एस आर के, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। अब अगर हमने ऐसा भी प्रूव कर लिया कि ये समांतर है, तो वैसे भी देखो समांतर भी हो जाएगी। देखो एस आर जो है वो ए सी के समांतर है और पी क्यू जो है वो भी ए सी के समांतर है। तो आपको पता है कि एक ही दो रेखाओं के समांतर अगर तीसरी भुजा भी समांतर है तो आपस में वो सारी कैसी होती है, समांतर होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस आर जो है, सीधा यहाँ पे ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 व 2 से एस आर समांतर है किसके, पी क्यू के, है ना। एंड बराबर तो हमने ऑलरेडी लिख रखा था, तो एस आर बराबर है पी क्यू के। तो यहाँ से सीधा ही कह सकते हैं कि अतः यहाँ पे लिख लो कि भुजाओं का एक युग्म, चलो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर किसी भी चतुर्भुज की अगर भुजाओं का एक युग्म हमने बराबर प्रूव कर लिया और आमने सामने की भुजाओं का बराबर और समांतर प्रूव कर लिया तो वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें देखिए एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस इसके क्रमशः मध्य बिंदु है इन भुजाओं के। तो दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो पहले हमें एक पी क्यू आर एस एबीसीडी सम चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक सम चतुर्भुज बनाया, इसका मध्य बिंदु ले लिया मैंने, नाम दे दो एबीसीडी। ये इसके मध्य बिंदु, पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसको हम मिला लेंगे। डायग्राम जो है वो आप मैनेज कर लेना है ना, फ्री हैंड से बनाया है मैंने यहाँ पर। देखो ये सम चतुर्भुज के जैसा बनाना है, मतलब सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। और हमें पी क्यू आर एस को एक आयत प्रूव करना है। तो पी क्यू आर एस ये जो अंदर है इसको हमें आयत प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको पता है कि आयत के अंदर क्या होती है, विपरीत भुजाएं बराबर होती है। हमने अगर एस आर जो है वो पी क्यू के बराबर या फिर आर क्यू जो है वो एस पी के बराबर, दोनों में से कुछ भी प्रूव कर लिया तो ये हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ पर कि सीधा ही लिख लेते हैं कि विपरीत भुजाएं बराबर होनी चाहिए एक तो, और दूसरी चीज एंड एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर हमें मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है तो ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सम चतुर्भुज है इसका विकर्ण हम खींच रहे हैं यहाँ पर AC। AC जो है वो इस सम चतुर्भुज ABCD का विकर्ण हो जाएगा। तो हमें सीधा ही मिल जाएगा, ट्राइंगल मिल गए। देखो ये, तो ये मिड पॉइंट है हमें पता है, और ये ट्राइंगल है। तो सीधा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल DAC, ये वाला ट्राइंगल DAC में, इसमें हमने पहले भी देखा था कि SR जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, AC के। एंड हम लिख सकते हैं कि SR हाफ ऑफ AC के बराबर है। कहाँ से लिखा ये चीज़ हमने, मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लो, मध्य बिंदु प्रमेय से ये चीज़ हमने लिखी। अब देखो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है कौन सा, BAC, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल BAC में, इस ट्राइंगल में भी PQ जो है वो समांतर हो जाएगी किसके, AC के। एंड हम लिख सकते हैं कि PQ हाफ ऑफ AC के बराबर है। इसको समीकरण 2 दे दो। ये हमने कहाँ से लिखा, ये भी हमने लिखा मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना। ये चीज हो गई। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, 1 व 2 से देखो PQ जो है वो SR AC के समांतर है और PQ AC के समांतर है। तो SR जो है वो PQ के समांतर हो जाएगी, SR समांतर होगी PQ की, ये हम कह सकते हैं। और हाफ ऑफ AC जो है वो SR और PQ के बराबर है। तो ये दोनों आपस में SR और PQ बराबर हो जाएगी। अब देखो कि चतुर्भुज जो है PQRS, इसके अंदर हमने बता दिया कि इसकी एक भुजा का युग्म जो है वो कैसा है, समांतर है और बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PQRS, लिख लो कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। और हमें क्या प्रूव करना है, PQRS एक आयत है, ये प्रूव करना है। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज तो होता ही है, ये चीज़ हमने अब प्रूव कर ली है। अब इसको आयत प्रूव करते हैं। तो आयत प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब अगर हम PQRS का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें, ये या फिर ये कोई सा भी एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये एक आयत हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर BD जो इसका विकर्ण है किसका, समचतुर्भुज का, उसको खींचना पड़ेगा। देखिए मैंने समचतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD बना दिया है, और ये जो विकर्ण जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने क्या, O, और ये यहाँ पर भी प्रतिच्छेद हो रहा है तो इसको मैंने नाम दे दिया M, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने L। तो अब देखिए कि हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, किसको, एंगल R को, है ना। ये कौन सा, PQRS का एंगल R है, तो इसको अगर 90 डिग्री प्रूव कर लिया तो आयत प्रूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज दिख रही है कि SR जो है वो AC की क्या है, पैरेलल है, ये हमें बात पहले ही पता है। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि देखो SR इस AC के पैरेलल है तो SR का ये टुकड़ा, इतना टुकड़ा ले लूँ मैं, तो ये इस OL के पैरेलल होगा या नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल, है ना। अगर कोई पूरी भुजा इस भुजा के पैरेलल मतलब समांतर है तो इसकी आधी भुजा भी इसके आधे के समांतर तो होगी, तो ये चीज हम कह सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि SR, लिख लो यहाँ पर नाउन, SR जो है वो पैरेलल है AC के, तो हम कह सकते हैं कि M कौन कौन सी, देखो MR जो है वो OL के, MR OL के पैरेलल हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। अब देखो कि RQ जो है ये वाली भुजा, ये जो RQ है ये BD के पैरेलल होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण कैसे होते हैं, सम द्विभाजित करते हैं ना विकर्ण, तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। तो इधर से हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ये SR जो है वो AC के पैरेलल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि RQ जो है वो BD के पैरेलल है। तो लिख लो यहाँ पे कि RQ पैरेलल है किसके, BD के, और तभी हम कह सकते हैं कि RL जो है वो पैरेलल हो जाएगी, ये RL इतनी सी भुजा इसके पैरेलल हो जाएगी OM के, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लिख लो कि RL पैरेलल हो जाएगी OM के। अब देखो कि ये जो आमने सामने की भुजाएं है इसको हमने कैसा प्रूव कर दिया, समांतर प्रूव कर दिया। तो ये छोटा सा जो चतुर्भुज है MROLO, ये वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि MOLR एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए हमें कोई भी इसकी एक प्रॉपर्टी को सिद्ध करना होता है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं हमने कैसी प्रूव कर दी, समांतर प्रूव कर दी, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब देखिए इसमें कि अगर ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके आमने सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये हमें पता है। लिख लो कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण, है ना, एंगल O जो है वो R के बराबर होगा, ये चीज हो जाएगी। और आपको क्या पता है कि समचतुर्भुज के जो ये विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि सम द्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री के कोण पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। इसी तरह वर्ग में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखो ये कोण जो है एंगल O जो है वो 90 डिग्री है, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, तो एंगल O जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल O एंगल R के बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल R भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अब देखिए यहाँ पर PQRS जो है ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, और इसकी भुजाएं जो है वो आमने सामने की बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि PQRS जो है, PQRS एक आयत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे, दर्शाइए कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें हमें समचतुर्भुज को प्रूव करना है और आयत दे रखा है। तो देखो ABCD एक आयत बना सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने ABCD एक आयत बना दिया। अब इसके अंदर हमें ये मध्य बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से, PQRS भुजा AB का मध्य बिंदु P, और ये Q, R और S, इसको मिला लो। और ये जो बंदा है ना PQRS, इसको हमें समचतुर्भुज प्रूव करना है। समचतुर्भुज प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा,
आपको पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती। तो ए बी बराबर होगी किसके, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ पर पी क्यू आर एस को हमें करना है ना, तो पी क्यू बराबर होगी क्यू आर के, और ये बराबर होगी आर एस और एस पी। मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर प्रूव हो गई तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें मिड पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति या प्रूफ। देखो ट्राइंगल हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसी विकर्ण डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो डाल लेते हैं, एसी विकर्ण बना दिया। अब देखिए ट्राइंगल बन चुका है। कौन सा ट्राइंगल, डी ए सी। वही प्रक्रिया आपको दोहरानी यहाँ पर बार बार, डी ए सी में। तो डी ए सी में हमें पता है कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है, और दूसरी चीज़ एस आर हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से, ऐसा आप लिख सकते हो। अब ट्राइंगल कौन सा, बी ए सी हम ले रहे हैं। इस ट्राइंगल में देखिए कि ये जो पी क्यू है ये समांतर हो जाएगी ए सी के, एंड पी क्यू बराबर हो जाएगी किसके, हाफ ऑफ ए सी के। ये चीज़ हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। यहाँ से देखो 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों समीकरण से हम सीधा ही कह सकते हैं कि एस आर बराबर है किसके, हमें तो भुजाओं से मतलब है ना, तो सीधा एस आर बराबर है पी क्यू के, ये लिख लेंगे। पैरेलल का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, तो एस आर बराबर पी क्यू, ये चीज़ हो गई है ना। देखो हाफ ऑफ ए सी इसके बराबर है, हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। अब देखो हम और क्या कर सकते हैं कि अगर हमने इसका सेकेंड विकर्ण कौन सा वाला, बी डी, इसको भी खींच दिया, तो अब देखो हमें 2 ट्राइंगल और मिल चुके हैं। कौन कौन से, सी डी बी और ए बी डी, ये दोनों ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में भी हम ये चीज़ करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो हम आर क्यू को बराबर प्रूव कर पाएंगे किसके, एस पी के। तो देख लो ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, डी सी बी में, डी सी बी में देखो आर क्यू जो है वो समांतर है, आर क्यू समांतर है डी बी के, एंड आर क्यू बराबर हो जाएगी हाफ ऑफ डी बी के, ये चीज़ हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर दे दो 3। और इसी तरह ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं कौन सा, डी ए बी है ना, या ए बी डी, कुछ भी लिखो। ए बी डी में, ए बी डी के अंदर देखेंगे कि पी एस, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगी और ये इसकी आधी भी होगी, तो पी एस समांतर होगी डी बी के, एंड पी एस जो है वो ये डी बी की आधी होगी। ये चीज़ हमने कह दी, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। तो समीकरण 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं कि देखो पी क्यू और पी एस दोनों डी बी के पैरेलल है। चलो पैरेलल से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों हाफ ऑफ डी बी के बराबर है ना। तो इसको हम सीधा क्या लिख पाएंगे कि आर क्यू जो है वो बराबर हो जाएगी पी एस के। ये बात हमें पता चल गई। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ कि ये जो आयत बनाया है ना मैंने, आयत के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर सम द्विभाजित करते हैं, मतलब समान 2 भागों में तो बांटते ही है, उसके साथ साथ में बराबर भी होते हैं। तो बी डी बराबर हो जाएगा ए सी के। ये चीज़ हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए सी बराबर है किसके, बी डी के या फिर डी बी के। यहाँ पे लिख लो कि आयत के विकर्ण बराबर होते है, ये चीज रीजन दे दो यहाँ पर। अब देखो अगर ये दोनों बराबर है तो हाफ ऑफ ए सी बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ डी बी के। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हाफ ऑफ ए सी जो है वो किसके बराबर है, देखो यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी ये एस आर के बराबर है। कौन सी इक्वेशन से, ये देखो हाफ ऑफ ए सी एस आर के बराबर है, और हाफ ऑफ ए सी जो है वो पी क्यू के भी बराबर है। तो देखो एस आर के बराबर है या फिर पी क्यू के बराबर है, इसको इस तरफ लिखो कि पी क्यू के भी बराबर है। अब देखो हाफ ऑफ डी बी जो है वो पी एस के बराबर है और आर क्यू के भी बराबर है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एस आर बराबर लिख सकता हूँ आर क्यू, और पी क्यू बराबर लिख सकता हूँ पी एस, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो ये चीज़ मुझे एक और मिल गई, इसको भी ऐसा डिब्बा में पैक करो। अब देखो ये जो मैंने 3 डिब्बे बनाए हैं, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, और इसको नाम दे दो सी। ये जो सी डिब्बा है ना, ये मैंने कहाँ से लिखी चीज़ें, ये जो चीज़ें लिखी मैंने कौन कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके लिखा, इक्वेशन 1 2 3 4 सबका यूज़ कर लिया है मैंने।
तो 1 2 3 एंड 4 से ऐसे लिख लो। अब देखो कि ए बी सी से समीकरण ए बी व सी से, इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं, देखो एस आर बराबर है पी क्यू के, है ना, और एस आर बराबर है आर क्यू के। आर मतलब आर क्यू जो है वो बराबर हो जाएगी पी क्यू के। इस तरह से आपस में सारी भुजाएं, अब पी क्यू पी एस के बराबर है और पी एस फिर से आर क्यू के बराबर है, तो पी क्यू भी इसके बराबर हो जाएगी। इस तरह से सारी भुजाएं जो है वो आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के, मतलब आर क्यू के, कुछ भी लिख सकते हैं। और पी एस या एस पी या आर एस और एस पी के, तो ये चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ये चीज हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर दे रखा है किसके, डीसी के, साथ ही बीडी एक विकर्ण है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी समांतर खींची गई है जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ये हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, एबीसीडी ये एक समलंब चतुर्भुज है ऐसा कह रखा है, और बीडी इसका ये विकर्ण है, आपको दिख ही रहा है, और ई और एफ जो है वो इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु। देखो एडी का मध्य बिंदु ई और इस भुजा का मध्य बिंदु एफ हमें दे रखा है, सॉरी एफ तो हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पर है कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु, ये हमें प्रूव करना है। तो एफ को हमें मध्य बिंदु प्रूव करना है और ई हमें मध्य बिंदु दे रखा है। तो हम पहले इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो लगा के देखते हैं। देखो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें देखो कि चूंकि डी ई हमें दे रखा है ना, मध्य बिंदु तो ऑलरेडी दे रखा है, तो डी ई बराबर है ई के, है ना। इसको यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये ओ है, तो ये हमें बराबर दे रखा है। दूसरी चीज ई ओ, ये वाली भुजा इसके समांतर दे रखी है। देखो हमें ये पूरी भुजा जो है वो ई से होकर एक रेखा ए बी समांतर खींची गई। तो देखो ए बी जो है वो रेखा, सॉरी ए बी के समांतर खींची गई है। तो देखो ये रेखा इसके समांतर खींची गई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई ओ समांतर है किसके, ए बी के। और अब हम कह सकते हैं मध्य बिंदु के विलोम से, है ना, मध्य बिंदु प्रमेय जो थी उसका विलोम क्या कहता था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु दे रखा है और उस बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची गई है, तो वो तीसरी भुजा को कहाँ पर काटती है, मध्य बिंदु पर काटती है। यही तो थी मध्य बिंदु का जो प्रमेय है उसका विलोम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उससे मैं क्या कह सकता हूँ कि डी ओ बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के। ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने लिखा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ये जो लेंथ है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ओ जो है वो लिख लेंगे कि ओ भुजा, कौन सी भुजा, डी बी का मध्य बिंदु है। ये बात साबित हो गई। अब देखो इसको मैंने मध्य बिंदु प्रूव कर लिया, ठीक है, ओ को। तो अब हम ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, ये ट्राइंगल, और इसको भी मध्य बिंदु प्रूव कर सकते हैं। तो देखो ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी में, बी सी डी के अंदर सेम वही बात होगी कि डी ओ जो है वो बराबर है किसके, ओ बी के। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है। और ये जो है कौन सी, ओ एफ, इसके समांतर ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो ओ एफ समांतर हो जाएगी, सॉरी ट्राइंगल हमने ये वाला लिया है ना, ये वाला ट्राइंगल, तो सी डी के समांतर हो जाएगी, ओ एफ सी डी के समांतर हो जाएगी। ये भुजा दोनों समांतर है। समलंब चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, और ये भुजा ई एफ जो है वो ए बी के समांतर खींच रखी है। तो क्या दो भुजाओं के समांतर अगर कोई तीसरी रेखा खींचे तो वो आपस में सारी समांतर हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है ना। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आपको पता होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये ओ एफ जो है वो सी डी के समांतर होगी, ओ एफ समांतर होगी सी डी के। ये बात हो गई। अब देखो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, कौन से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से मैं कह सकता हूँ कि अगर ये इसका मध्य बिंदु है और इसके समांतर अगर कोई रेखा खींची गई है, तो ये जो तीसरी भुजा पे काटेगा ना वो मध्य बिंदु पर काटेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सी एफ बराबर हो जाएगी बी एफ के।
सी एफ बराबर हो जाएगी बी एफ के। कोष्टक में रीजन दे दो कि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ऐसा रीजन दे सकते हैं। और यहां से मैं कह सकता हूं कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है और यही हमें प्रूव करना था। देखो दर्शाइए कि ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें देखिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को सम त्रिभाजित करते हैं, मतलब समान 3 भागों में बांटते हैं। सम त्रिभाजित करने का मतलब, तो ABCD, ये देखो ABCD यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है और E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। EF, ये बिंदु F और E AB और CD के मध्य बिंदु दे रखे हैं और हमें क्या प्रूव करना है? दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समद्विभाजित करते हैं। तो AF और EC ये BD को सम त्रिभाजित करते हैं, मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों आपस में कैसी बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि DP, ये DP PQ और QB ये तीनों बराबर है। तो DP बराबर है किसके? PQ के, और ये बराबर है QB के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो अब देखो यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है। तो चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी? समांतर होगी। तो लिख लो यहाँ पर कि AB समांतर होगी किसके? CD के, है ना, और बराबर भी होगी समांतर होने के साथ साथ में, है ना, ये आपको पता है। अब क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हाफ ऑफ AB समांतर होगी? मैंने सिर्फ हाफ का दोनों तरफ क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है CD के। और इसी तरह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हाफ ऑफ AB बराबर होगी हाफ ऑफ CD के, ये चीज लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे हाफ ऑफ AB है क्या? AB की आधी जो है वो क्या है? AE, है ना, AE इसकी आधी है। तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि हाफ ऑफ AB बराबर किसके होगी? AE के। तो AE समांतर होगी किसके? हाफ ऑफ CD मतलब CF के। एंड ये AE बराबर होगी किसके? CF के। ये चीज मैंने लिख ली। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? देखो AEFC मतलब CF की कैसी है? समांतर है। और दूसरी चीज ये इसके बराबर भी है। तो भुजा का एक युग्म, ये देखो ये एक आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा। तो किसी चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक युग्म अगर बराबर आ जाए, दो भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर आ जाए तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है कि ये जो AECF एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने प्रूव कर लिया। तो इसको मैंने समांतर चतुर्भुज प्रूव कर लिया। तो अब सीधी सी देखो, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल मैं ले सकता हूँ। कैसे? कौन कौन से ट्रायंगल? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा? ये वाला एक ट्रायंगल। मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूँ। ओवरऑल मुझे प्रूव क्या करना है? इसको बराबर प्रूव करना है, इसके और इसके। मैं चाहता तो सीधा ही इसको ले सकता था ट्रायंगल को, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि ये भुजा जो है ये जो है वो इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है, ऐसा नहीं पता ना। समांतर है ऐसा तो नहीं पता। क्या पता यहाँ पर ये भुजा, इस भुजा को, कौन सी, ये वाली जो भुजा है, इसको थोड़ा इस तरह से टेढ़ा लिया गया हो, इस तरह से। तो मुझे तो ये चीज़ नहीं पता थी कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं। और आपको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम किसी ट्राइंगल में समांतर भुजा होना तभी लगती है, वरना तो नहीं लगती। हमें ये तो पता होना चाहिए कि समांतर है और एक मिड पॉइंट पता होना चाहिए। तो देखो अब हमें ये भी पता है कि ये F इसका मिड पॉइंट है और दूसरी चीज ये भुजा इसके समांतर है। अब हम यहाँ पर आराम से मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल ABP में कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? ये वाला ABP, ये छोटा। अब इसमें देखो कि चूंकि AE जो है वो बराबर है EB के, दिख रहा है क्या आपको? है ना। और EQ समांतर है किसके? AP के। EQ समांतर है AP के और ये इसके AE जो है वो बराबर है किसके? EB के, है ना। ये
ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि पी क्यू बराबर हो जाएगी, पी क्यू बराबर हो जाएगी क्यू बी के। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से मध्य बिंदु तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो Q है वो इस रेखा किसका, BD का मध्य बिंदु है, ऐसा लिख सकता हूँ। या फिर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, है ना। हमें तो बराबर प्रूव करना है ना, ये देखो। तो ठीक है, अब देखो ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। तो ट्राइंगल कौन सा? DCQ में। इस ट्राइंगल में देखो कि ये भुजा हमें ये मध्य बिंदु दे रखा है ना, F। तो बराबर हो जाएगी कौन सी? DF बराबर हो जाएगी FC के। और दूसरी चीज हमें पता है कि ये इसके समांतर है, तो ये भी हम लिख लेंगे कि PF समांतर है किसके? QC के। तो चूंकि हम क्या कह सकते हैं कि DP बराबर हो जाएगी किसके? PQ के। और अगर मैंने इसको समीकरण 1 दिया और इसको मैंने समीकरण 2 दिया, तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ पे कोष्टक में लिख लेना कि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो DP जो है वो बराबर है PQ के, PQ बराबर है QP के। देखो DP बराबर है PQ के और PQ बराबर है QB के। तो ये तीनों आपस में कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C जो है वो समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर एक समकोण बनाने की जरूरत है। अब देखो ABC एक त्रिभुज है और इसमें C जो है वो समकोण है, तो C को मैंने समकोण ले लिया। अब कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर, कर्ण AB ये रहा और इसका मध्य बिंदु मैंने ले लिया, और BC के समांतर मतलब इस भुजा के समांतर AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब इस AC को यहाँ पर D पर प्रतिच्छेद कर रही है M बिंदु से होकर। तो ये M बिंदु है। अब देखिए इसमें कहा है कि दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो ये तो हम सिंपली प्रूव कर सकते हैं कि D भुजा AC का मध्य बिंदु, मतलब हमें M मध्य बिंदु पता है और ये इसके समांतर है, ये पता है। तो मध्य बिंदु के विलोम से हम ये आराम से प्रूव कर पाएंगे। तो त्रिभुज सीधा ही ले लो, त्रिभुज ABC में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो त्रिभुज ABC में हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि हमें पता है कि AM बराबर है किसके? MB के, ठीक है। एंड हमें क्या पता है कि DM पैरेलल है किसके? BC के। ये चीज़ हमें पता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि AD बराबर हो जाएगी किसके? DC के। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि D जो है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है, भुजा AC का मध्य बिंदु है, और यही हमें प्रूव करना है। अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सेकेंड में इस डायग्राम को भी यहाँ से उठा के उस तरफ लेके चले जाओ। इसके सेकेंड में हमें प्रूव करना है कि MD लंबवत है किसके? AC के। तो MD ये AC के लंबवत है, मतलब AC पर लंब है। तो इसको 90 डिग्री या फिर इसको 90 डिग्री, किसी को भी एक को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन एक तरीका हम अपनाते हैं। तो हमें पता है क्या कि DM जो है वो BC के पैरेलल है, DM पैरेलल है किसके? BC के। एंड हमें क्या पता है, ये दोनों पैरेलल है, तो AC इसकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक हो जाएगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा है, तो आपको पता है ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। कौन से एंगल है ये? संगत कोण है ना। तो इसमें देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, है ना। और ये एंगल हमें ऑलरेडी कितना पता है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि एंगल ADM बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, है ना। ADM बराबर हो जाएगा ACB के। देखो इसमें ये यहाँ पर भी डायग्राम है, मैं तो भूल ही गया हूँ। तो ये देखो, है ना, बराबर हो जाएगा। कैसे कोण है ये? तो ये कोण है संगत कोण, लिख सकते हो आप आराम से। और संगत कोण बराबर होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, कौन सा? एंगल ACB हमें पता है कि 90 डिग्री है ना। और हम कह सकते हैं कि एंगल ADM भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा।
और अगर एंगल ADM भी 90 डिग्री हो गया तो सीधा ही हम कह सकते हैं कि MD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC के। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में क्या है, देखियो CM जो है वो AM के बराबर प्रूव करना है और ये जो है हाफ ऑफ AB के बराबर है। तो देखो MA जो है MA ये हाफ ऑफ AB के बराबर तो बिल्कुल है ना, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये M जो है वो इसका मध्य बिंदु है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। हमें पता है ना, ये चीज़ ऑलरेडी पता है, मध्य बिंदु M। तो M AB का मध्य बिंदु है तो हम सीधा ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो इसका थर्ड जो है वो, चूंकि M भुजा AB का मिड पॉइंट है, देन हम क्या कह सकते हैं कि MA बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AB के, है ना। ये इक्वेशन 1 दे दो, ये बात तो हो गई। अब हमें देखो MA को CM के बराबर प्रूव करना है। CM देखो यहाँ पर आपको CM कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे हमको CM बनाना पड़ेगा, है ना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये मैंने CM बना दिया। अब AM को CM के बराबर प्रूव करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। देखो ये दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, कौन से ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल है। इन दोनों त्रिभुज को अगर हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिया तो क्या ये भुजा इसके बराबर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी बिल्कुल। तो इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम प्रूव करते हैं। ये अपना ट्राइंगल है और मैं इसको और इसको, किसको, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया और इसको, इन दोनों को मैं सर्वांग सम प्रूव कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADM व ट्राइंगल CDM में, इन दोनों ट्राइंगल में, इनमें देखो कि कॉमन क्या है, DM। ये देखो बीच में एक भुजा तो कॉमन है, सबसे पहले हम कॉमन भुजा को ही देखते हैं अगर कुछ कॉमन है तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, ये तो उभयनिष्ठ हो गई। अब देखो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का था, है ना, ये मतलब हमने DM को इसके परपेंडिकुलर प्रूव किया था। तो आपको पता है ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो इसको एंगल 1 और इसको 2 दे दूँ नाम में, तो एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो कि ये D जो है ना वो इसका मिड पॉइंट है, ये हमने प्रूव किया इसके फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AD बराबर हो जाएगा किसके, DC के, क्योंकि D AC का मध्य बिंदु है। अब देखो ये कौन से नियम से, DM और AD और इनके बीच का ट्राइंगल, तो SAS नियम से ये दोनों ट्राइंगल कौन से, ADM सर्वांग सम प्रूव हो गया किसके, CDM के, है, ये इसको सर्वांग सम प्रूव कर दिया। तो ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है तो AM बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि AM बराबर हो जाएगा CM के। ये बात मैंने कह दी। तो अब देखो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कह सकता हूँ कि AM बराबर है हाफ ऑफ AB के और AM बराबर है CM के। तो CM बराबर है किसके, MA के, और ये बराबर है हाफ ऑफ AB के। यही हमें प्रूव करना है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है ना। ओके फ्रेंड्स,